कल के दिन के बाद दोनों टीमें यही सोच रही होंगी कि अच्छा हुआ बच गए वरना और ज्यादा नुकसान हो सकता था। एक तरफ इंग्लैंड की टीम ये सोच रही होगी कि सही समय पे हमको 4 विकेट मिल गए और ऋषभ पंत का एक फ्री फंड का विकेट मिला, उनकी इंजरी के चलते कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर इतना बना के नहीं जा पाया। और दूसरी तरफ इंडियन टीम भी ये सोच रही होगी कि अगर ऋषभ पंत इंजर्ड नहीं होते और साई सुदर्शन आखिरी में जाके आउट नहीं होते तो क्या पता इंडियन टीम आसानी से 400 से ज्यादा का टोटल बनवा सकती थी। लेकिन इस समय स्कोर कार्ड ये कहता है कि इंडियन टीम 264 फॉर 4 है, जो हम 5 विकेट मान सकते हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की जितनी बड़ी इंजरी लग रही है हम में से कोई नहीं कह सकता है कि अगली इनिंग में या इस इनिंग में भी ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने आ सकते हैं। क्योंकि अगर वो स्वेलिंग कम नहीं होगी, वो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, अगर वो फ्रैक्चर हो गया कहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है ऋषभ पंत के लिए भी और इंडियन टीम के लिए, क्योंकि हमारा एक प्लेयर शॉर्ट हो जाएगा। यार कैसे डे 1 खत्म होने के बाद इंडियन टीम अपने आप को कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं मानेगी। और क्या इंग्लैंड को एक बार अपनी किस्मत के चलते मौका मिल गया है इस चौथे टेस्ट मैच में, जानते हैं आज की वीडियो में। तो जब दिन शुरू होता है और बेन स्टोक्स एक बार फिर से टॉस जीतते तो मुझे समझ में आ गया था कि हमारे कप्तानों से बोल दिया जाए कि दूसरी टीम का कप्तान जो है उसको खुद ब खुद चूज करने दो कि बैटिंग लेनी है बॉलिंग लेनी है, क्योंकि हमारी किस्मत इस समय बहुत ज्यादा ही खराब चल रही है। बेन स्टोक्स टॉस जीतते हैं और फिर से एक बार बॉलिंग लेते हैं जैसे उन्होंने पिछले मैच में करा था। वो इंडियन टीम को चौथी इनिंग में चेस करवाना चाहते हैं। इंडियन टीम 190 का टोटल चेस नहीं कर पाई थी, वो इस मैच में भी यही सेम चीज चाह रहे थे। लेकिन जब इंडियन टीम की बल्लेबाजी की शुरुआत हुई तो एक बार फिर से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, और पर्टिकुलरली केएल राहुल, ये बंदा पूरे टाइम इस सीरीज में एकदम कमाल का दिखा है। 60 से ज्यादा का एवरेज है और इस बार ये इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज जो है वो केएल राहुल की है, उनकी लाइफ की इस समय सबसे बढ़िया टेस्ट सीरीज चल रही है। बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट लग रहे हैं, कल भी 40 से ज्यादा रन मार के गए, अच्छी खासी बॉल खेल के गए। और जब एक ओपनर टेस्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलें खेल के जाता है तो हमेशा वो टीम कंफर्टेबल पोजीशन पे लगती है और केएल राहुल यही लगातार करते हुए आ रहे हैं। पहले मैच से चौथा मैच आ गया है लेकिन केएल राहुल की कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत कमाल की चल रही है। वो बार बार कॉन्फिडेंस दे रहे हैं इंडियन टीम को कि मैं खड़ा हूं, मैं तब तक नहीं हटने वाला हूं जब तक मेरी इंडियन टीम कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं होती है। केएल राहुल को ओपनिंग में रोहित शर्मा की भी जिम्मेदारी निभानी है, मिडिल ऑर्डर में पुजारा की जिम्मेदारी निभानी है बॉलर टेक के, उसके बाद एक सीनियर प्लेयर बन के विराट कोहली का भी रोल निभाना है। तो केएल राहुल इस टीम के सबसे जरूरी बल्लेबाज हैं और वो बंदा इस बार वो रिटर्न भी दे रहा है। उसको पता है विराट नहीं है, रोहित नहीं है, मैं सबसे ज्यादा बैटिंग में सीनियर हूं और मैं अपनी बल्लेबाजी पूरी जिम्मेदारी से करके दिखाऊंगा। यही टैलेंट है और यही लेगेसी इस समय केएल राहुल जो है वो कैरी फॉरवर्ड करते हुए लेके जा रहे हैं। और दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड को फिर से एक बार कूट के रख दिया है। इसका इंग्लैंड के खिलाफ एवरेज 60 से ज्यादा का है, ये नहीं छोड़ता है। अंग्रेजों को कोई भगा भगा के मारता है तो वो यशस्वी जायसवाल है। भाई क्या एवरेज चल रहा है, जो पिछले मैच में गलती हुई उससे यशस्वी जायसवाल सीखे, बहुत ज्यादा अपने गेम से हट के बैटिंग कर रहे थे। डिफेंसिव शॉट, बॉल को छोड़ना, जो खराब बॉलें आ रही है उस पर चौके छक्के लगाना। और मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह की बैटिंग यशस्वी कर रहा है कल सेंचुरी आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया। पहले मैच में चौथे मैच में गैप ज्यादा हो जाता है और यशस्वी जायसवाल जिस तरह कंसिस्टेंट प्लेयर है इंग्लैंड के खिलाफ वो इस मैच में सेंचुरी लगा सकते हैं, जो इंडियन टीम की अच्छी बात होगी। और अगर पंत वापस नहीं आते हैं तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा जल्दी रन बनाने की। लेकिन सबसे बड़ा जो चेंज हुआ कल के मैच में वो था 3 नंबर के लिए करुण नायर का। अब बहुत लोग ये कह रहे हैं कि शुभमन गिल जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा सकते थे, ऐसा कैप्टन करुण नायर को बैक कर सकते थे। मैंने भी ये कहा था कि करुण नायर को क्या पता एक और मौका देना चाहिए, लेकिन शुभमन गिल और गौतम गंभीर की थोड़ी सी सोच अलग थी। उन्होंने करुण नायर को इस बार बाहर निकाला, ड्रॉप करा और साई सुदर्शन को लेके आए हैं। अब उनकी सोच भी जस्टिफाई हो सकती है क्योंकि करुण नायर को 6 मौके मिल गए, अच्छे खासे मौके होते हैं 6 मौके, जहां पे आपको एटलीस्ट 150 तो लगानी ही होती है यार। लेकिन करुण नायर का हाईएस्ट स्कोर 40 रन का दिया, उन्होंने अपने मौकों को पूरी तरीके से गवाया है। लेकिन अब भी कुछ लोग का यही कहना है कि शुभमन गिल इज्जत कमा सकते थे। चौथा मैच है, डू और डाई मैच चल रहा है, यहाँ पे करुण नायर अगर रन नहीं मानते, पिछला मैच हम 30-40 रन की पार्टनरशिप जो नहीं हो पाई उसी की वजह से हारे, और क्या पता इस मैच में अगर करुण नायर रन नहीं बनाते तो ये डू और डाई मैच भी हम लोग हार सकते थे। लेकिन जब साई सुदर्शन ने उनकी जगह संभाली तो ये साई सुदर्शन की भी तीसरी इनिंग है, तीसरी इनिंग में 50 से ज्यादा का स्कोर आ गया ना। उसने बताया ना कि मैं रन मार सकता हूं और करुण नायर ये करके नहीं दिखा रहे थे। हाँ उनको एक मौका मिल सकता था, लेकिन डू और डाई मैच में आप दूसरा ही प्लेयर ट्राई कर लो ताकि वो रन बना के दे दे। और साई सुदर्शन ने प्रूफ कर दिया कि मैं 3 नंबर पे रन बना सकता हूं। बहुत अच्छी, बहुत काम पा रही थी क्योंकि 100-150 से ज्यादा बॉल खेले, वो बहुत ज्यादा जरूरत है 3 नंबर के बल्लेबाज के लिए जो
चेतेश्वर पुजारा लगातार करते हुए आ रहे थे। और चौथे नंबर के लिए शुभमन गिल की एक और पारी खराब होगी। अब ये 3 पारियां खराब हो चुकी हैं। पहले 2 टेस्ट मैच में 550 से ज्यादा रन थे और उसके बाद 40 रन भी नहीं बने, जो अच्छी खबर नहीं है कैप्टन शुभमन गिल के लिए, क्योंकि उनको रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि लोग जो है बोलना चालू कर देते हैं और लोगों ने बोलना चालू कर दिया है, क्योंकि पहले 2 टेस्ट में बिल्कुल फ्लैट पिच मिली थी, उसके बाद इतनी अच्छी बैटिंग के लिए पिचेस नहीं मिली है और शुभमन गिल के रन नहीं निकल रहे हैं। तो शुभमन गिल को दूसरी इनिंग में रन बनाना पड़ेंगे, क्योंकि उनको अपने आप को बार बार प्रूव करना पड़ता है और गिल के रन इस मैच में भी बहुत जरूरी है अगर ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने नहीं आते, क्योंकि उनके पास टेक्निक के खेलने की भी टेक्निक है और मार के खेलने की टेक्निक है। तो गिल के रन एज अ कैप्टन आना इस टेस्ट मैच में बहुत ज्यादा जरूरी है। और साई के साथ अगर कोई बंदा टिक के खेल रहा था तो फिर से एक बार ऋषभ पंत ही थे। अपने अतरंगी शॉट के साथ, अपने अलग नेचर के साथ बल्लेबाजी कमाल की कर रहा था और एक बार फिर से लग रहा था कि ऋषभ पंत जो है वो इंग्लैंड के धागे खोल के रख देंगे, बिल्कुल तबाह करके रख देंगे, क्योंकि जोफ्रा आर्चर को घुटने पे टेक के चौका मारना, उसके बाद छक्के लगाना, बहुत बढ़िया शॉट मारना, ऐसा लग रहा था कि ऋषभ पंत फुल अपने स्पाइडी मोड में आए। लेकिन ऋषभ पंत और इंजरी का साथ एकदम साथ साथ चल रहा है। उस भाई से को अपनी नजर उतरवा ले, क्योंकि पिछले 2 मैच में लगातार 2 इंजरी हो चुकी है और कल के मैच में तो बहुत ज्यादा तगड़ी इंजरी लग रही है। वो स्वेलिंग है, वो ब्लीडिंग है, पैर नहीं रख पा रहे हैं जमीन पे, तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता ऋषभ पंत बैटिंग करने नहीं आए। अगर ये फ्रैक्चर हुआ, अगर पेन किलर खा के भी दर्द कम नहीं हो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत जिस तरीके करेक्टर है, वो इतने बड़े एक्सीडेंट से बच के आ रहे हैं, तो बंदा फाइटर तो है, वो क्या पता बैटिंग करना है, रन ना भाग पाए, क्योंकि रनर भी आपको मिल नहीं पाएगा, तो शॉट ही लगा ले, चौके छक्के मार दे। और अगर चौके छक्के उसने खड़े खड़े मार दिए, कम से कम 20-25 रन भी अपने छक्कों से बना दिए, तो ऋषभ पंत अपनी इनिंग का काम पूरा करके जाएंगे। लेकिन ऋषभ पंत के जाने से इंडियन टीम की सांसें बहुत ज्यादा थमी होंगी, क्योंकि अगर ये टेस्ट मैच हमको जीतना था, ये सीरीज हमको अपने नाम करनी है, तो ऋषभ पंत ही उस ताले की चाबी होने वाले हैं। लेकिन वो ताला तभी खुलेगा जब ऋषभ पंत अपनी इंजरी से दूर रहने वाले हैं। इंजरी उनके पीछे लगातार बार बार आती ही जा रही है और जब ऋषभ पंत रिटायर्ड हर्ट होकर बाहर चले जाते हैं, रविंद्र जडेजा आते हैं और शार्दुल ठाकुर उनका साथ दे होते हैं साई सुदर्शन के आउट होने के बाद, तो ऐसा लगता है यहां से मामला और भी ज्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि आखिरी का आधा पौन घंटा बचा था और हमको पता है कि आखिरी के आधे पौन घंटे में हमारी टीम क्या क्या कर सकती है। हमारे टेल पे हमको इतना भरोसा रहता नहीं है अगर हम पिछला मैच हटा दे, क्योंकि वहां से रन नहीं निकलते हैं। और इस समय रविंद्र जडेजा बहुत कमाल की फॉर्म में है और शार्दुल ठाकुर को भेजने का डिसीजन क्या पता बहुत कमाल का डिसीजन हो। गौतम गंभीर के कुछ डिसीजन में हम सवाल उठा सकते हैं, लेकिन ये डिसीजन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन हो गया है और टेस्ट क्रिकेट में लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन ज्यादा नहीं थोड़ा तो मैटर करता है। हमने पिछली इनिंग में हमने वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा को एक साथ भेजा था, दोनों लेफ्टी बैट्समैन है, तो बेन स्टोक्स को आसानी हो गई थी विकेट लेने में वॉशी का। लेकिन इस इनिंग में शायद गौतम गंभीर ने गलती से सीखा है और उन्होंने शार्दुल ठाकुर को भेजा है, जो इस समय तो कमाल की बल्लेबाजी करे, बहुत अच्छा बैकफुट पंच भी मारा था। तो ऐसा लग रहा है कि इंडियन टीम जो है इस समय कंफर्टेबल तो नहीं है, लेकिन नींद अच्छे से आ जाएगी, इस पोजीशन में जरूर होगी, क्योंकि 264 फॉर 4 है, इसको 5 मान सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच चल रही है, जैसे ऊपर नीचे बाउंस चल रहा है, तो 300-350 रन आई गेस बहुत ज्यादा अच्छे होने वाले हैं। हाँ, इंडियन टीम को अभी भी यहां से 100 बनाने हैं, 150 रन भी बना सकते हो, लेकिन इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए यहां बैटिंग करना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पिच जो है वो इतनी ज्यादा फ्लैट बिल्कुल भी नहीं है। खैर, दूसरा दिन इंडियन टीम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है, ऋषभ पंत की इंजरी के नजरिए से भी, और अपने जो बाकी विकेट बने वो 100-150 अगर बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पहला सेशन हमको बहुत टेक के खेलना पड़ेगा, क्योंकि नई बॉल इंग्लैंड ले लेगी, जो किसी भी बैटिंग लाइनअप के लिए आसान नहीं होता है दिन के शुरुआत में खेलने के लिए। और अभी हमारे पास केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल भी नहीं है, जडेजा और शार्दुल को बहुत कमाल की बैटिंग करनी पड़ेगी। जडेजा से मुझे उम्मीद है, लेकिन शार्दुल ठाकुर कैसे बैटिंग करेंगे वो देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तुम्हारे क्या व्यूज है मुझे कमेंट बॉक्स में, ऋषभ पंत वापस आएंगे नहीं आएंगे ये भी बताओ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय।